विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमने पिछले वीडियो में कंपनी का अर्थ, कंपनी की विशेषताएं, कंपनी का पर्दा उठाना इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा नया टॉपिक होगा, नया विषय होगा कंपनी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार की कंपनियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, उद्देश्य के अनुसार जो जिस प्रकार का उद्देश्य होगा उस प्रकार से ही कंपनियां बनाई जाएगी। उन सभी प्रकार की कंपनियों को बड़े रूप से, विस्तृत रूप से निम्नलिखित आधारों पर विभाजित किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है कंपनी निर्माण समामेलन की विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑब्लिक इनकॉर्पोरेशन। फिर सेकंड, सदस्यों के दायित्व के आधार पर, कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स। फिर थर्ड, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां, कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर है नेक्स्ट, नियंत्रण के आधार पर कंपनियां, कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फिर नेक्स्ट है पांचवी, स्वामित्व के आधार पर कंपनियां, कंपनीज ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फिर नेक्स्ट है पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनियां, कंपनीज बेस्ड ऑन द एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। फिर अन्य कंपनियां, अदर्स कंपनियां। ठीक है, अदर्स कंपनीज, इसके अंतर्गत अब हम इनको जो कंपनी का जो वर्गीकरण है का जो फर्स्ट दे रखा है, निर्माण या सम्मेलन की विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑब्लिक इनकॉर्पोरेशन, उसका अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि निर्माण या सम्मेलन की विधि के आधार पर कंपनी को किस तरह से कंपनी को किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं निर्माण या सम्मेलन की विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन, जिसमें फर्स्ट दे रखा है, मतलब इसको हम दो भागों में हमने बांटा है, फर्स्ट और सेकंड, ए और बी। फर्स्ट है, पहला है जिसका ए, असमामिलित या अपंजीकृत कंपनियां, अनरजिस्टर्ड और या अनइनकॉर्पोरेट कंपनीज। फिर सेकंड है समामेलित कंपनियां, इनकॉर्पोरेट कंपनीज। अब इसके अंतर्गत पहले हम असमामेलित कंपनियां या अपंजीकृत कंपनी के बारे में उसकी परिभाषाएं देखते हैं, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा असमामेलित कंपनियां कोई भी संस्था या संगठन या कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अथवा पूर्ववर्ती यानी फॉरगोइंग किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत समामेलित नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वह समामेलित या अपंजीकृत कंपनी कहलाती है। तो इसमें क्या हुआ, 2013 जो कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट कौन सा है, 2013 के अंतर्गत क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है या उससे पूर्ववर्ती में रजिस्टर्ड या समामेलित नहीं है। इस तरह से असम्मिलित या अपंजीकृत कंपनी की परिभाषा है या इसका अर्थ हुआ। अब दूसरी है समामेलित कंपनी, इनकॉर्पोरेट कंपनीज। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत तीन प्रकार की कंपनियों का, इसमें तीन प्रकार की कंपनियां शामिल की गई है, जिसमें फर्स्ट है शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी, कंपनीज फॉर्म्ड अंडर रॉयल चार्टर। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत पहली है, उसमें हम देखते हैं, इसके पहले सबसे पहले हम इसमें समन्वित कंपनियां का अर्थ देख लेते हैं। समन्वित कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनीज। सम्मिलित कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण किसी भी विधान के अंतर्गत हुआ हो,
यानी कि ये असम्मिलित कंपनी की अपोजिट हो गई। उसमें क्या हुआ था, रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। इसकी सम्मिलित कंपनी में क्या होता है, इनकॉर्पोरेट कंपनी में क्या होता है, किसी भी ऐसी कंपनी से जिसका निर्माण किसी भी विधान के अंतर्गत हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी कंपनियाँ निम्नलिखित है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहला शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनियाँ। कोई भी कंपनी जो किसी शासक या प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए शाही अधिकार पत्र रॉयल चार्टर के अधीन निर्मित की जाती है, उसे शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी कहा जाता है। इंग्लैंड में ऐसी कंपनियां के निर्माण का प्रचलन रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड नामक दो कंपनियों ऐसे उदाहरण हैं जो शाही अधिकार पत्र के अधीन बनाई गई थी। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइम जो अतुल लघुतात्मक क्वेश्चन होता है, जो छोटा जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो शाही अधिकार पत्र के अंतर्गत कंपनी का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार कंपनी की प्रकृति या शक्ति उससे संबंधित अधिकार पत्र ही निर्धारित करता है तथा वे सभी कार्य करने का अधिकार रखती है जो इस अधिकार पत्र की सीमा के भीतर हो। यानी कि इससे जो अधिकार पत्र होता है, जो रॉयल चार्टर होता है, उसके अंतर्गत ही उसके भीतर ही कार्य करेगी कंपनी। यदि कोई कंपनी अपने से संबंधित अधिकार पत्र का उल्लंघन करती है, यानी इसका कोई चीज़ का उसका उल्लंघन करती है, उसके हट के काम करती है, तो शासक या प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति अधिकार पत्र को निरस्त कर उस कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है, वाइंड अप का आदेश, यानी कि उसको समाप्त करने का आदेश दे सकता है, किसको, कंपनी को। तो लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, भारत में इस प्रकार की कंपनी का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट आपको देखना है, सच कंपनी आर नॉट फाउंड इन द इंडिया। ऐसी कंपनी कौन सी, ये शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनी, ऐसी कंपनी का भारत में निर्माण नहीं होता है। अब यहाँ पे सेकंड, विशेष विधान के निर्मित कंपनियाँ या वैधानिक कंपनियाँ। तो यहाँ पे 2 अर्थ दे रखा है, दोनों का सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी वैधानिक कंपनियाँ पूछ लेते हैं और कभी विशेष विधान के निर्मित कंपनियाँ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंपनीज फॉर्म्ड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी कंपनीज, जो कंपनियां संसद अथवा किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी विशेष विधान के अधीन निर्मित होती हो तो वह वैधानिक कंपनियां कहलाती है। एक बार आप इस देखिए, जो कंपनियां संसद अथवा किसी भी राज्य के विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी विशेष विधान के अधीन निर्मित होती हो तो वो क्या कहलाएगी, वैधानिक कंपनी कहलाएगी। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो जो विधान के अंतर्गत बनाई गई है। तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, राज्य पथ परिवहन निगम आदि वैधानिक कंपनी की एग्जाम्पल है। वैधानिक कंपनियों का निर्माण सामान्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संचालन हेतु अथवा जन सामान्य के उपयोग की सेवाएं, पब्लिक यूटिलिटीज़ जैसे जल, विद्युत, परिवहन आदि के संचालन हेतु किया जाता है। इस प्रकार इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि वैधानिक कंपनियों पर कंपनी अधिनियम के वे सभी प्रावधान जो प्रोविज़न हैं वो लागू हो सकते हैं यदि केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राजपत्र की अधिसूचना जारी कर उन प्रावधानों को लागू करे। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा एक बात और देख लीजिएगा, इसमें वैधानिक कंपनियों की प्रवृत्ति जो नेचर है, वे शक्ति है जो पावर का निर्धारण
उसे संबंधित विधान के अधीन ही निर्धारित किया जाता है। कभी कभी ऐसी कंपनियों को वे शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है जो कंपनी अधिनियम के अधीन सम्मिलित कंपनी को प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियाँ या वैधानिक कंपनियाँ का हमने अध्ययन किया। इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट स्टेज में कंपनी अधिनियम के अधीन सम्मिलित कंपनियाँ, कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट। अब इसका ये है कि कानून की दृष्टि में देखा जाए तो इसका अर्थ यह है कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती फोरगोइंग किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलित है। ऐसी कंपनी तब अस्तित्व में आती है जबकि कंपनी अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो तथा कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के सम्मेलन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया रजिस्ट्रार, जिसका हम आगे वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ऐसी कंपनी अधिनियम के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित नियम द्वारा अभिशासित की जाती है। ऐसी कंपनी उन सभी क्रियाओं को कर सकती है जो उसके सीमा नियम के क्षेत्र में शामिल है। तो इस प्रकार ये हमने देखा कंपनियों का वर्गीकरण 7 भाग। फिर में फर्स्ट था जिसमें निर्माण या सम्मेलन विधि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन, उसमें हमने 3 भाग, जो सबसे पहले इसको हम 2 भागों में बांटा जिसमें असम्मिलित, फिर उसके बाद में सम्मिलित, और इसके बाद में सम्मिलित को हमने 3 भागों में, जिसमें पहले शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनियाँ, फिर विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियाँ, फिर कंपनी अधिनियम के अधीन सम्मिलित कंपनियाँ। तो इस प्रकार ये हुआ किसके अंतर्गत, निर्माण या सम्मेलन विधि। अब नेक्स्ट है सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियाँ। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों को हमने 3 भागों में ही बांटा है। कंपनीज और द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर। अब इसमें भी आप देख सकते हो, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।